जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा, फरिश की जिंदगी उस सुनहरी बोतल के मिलने से पूरी तरह बदल गई थी, जिसमें सायरा नाम की एक प्राचीन जिन्न कैद थी। सायरा की एक गलती ने फरिश की दादी को हमेशा के लिए उससे छीन लिया, लेकिन फरिश ने अपनी आखिरी इच्छा से सायरा को हमेशा के लिए अपनी गुलाम बना लिया। सायरा की शक्तियों ने फरिश के मुरझाए खेत को बारिश और जादू से फिर से हरा भरा कर दिया, और दोनों के बीच बारिश में एक अनकहा रोमांटिक बंधन जन्म लेने लगा। लेकिन नीम गांव का सबसे खतरनाक आदमी बंसीलाल फरिश की इस खुशी से जल उठा। उसने फरिश के खेत की हरी भरी फसल देखी और सायरा के रहस्य को भांप लिया। उसने सायरा की बोतल चुराने की साजिश रची और चुपके से फरिश के घर की खिड़की से सब कुछ देख लिया। अब उसका लालच नीम गांव को एक नए खतरे की ओर ले जा रहा था। आइए अब देखते हैं कि इस रहस्यमयी कहानी का अगला मोड़ क्या लाता है। नीम गांव की सुबह शांत थी, लेकिन बंसीलाल के मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और उसका दिमाग उस सुनहरी बोतल के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह जानता था कि अगर वह उस बोतल को हासिल कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही वह गांव के हकीम के पास पहुंचा। हकीम एक बूढ़ा और चालाक आदमी गांव में दवाइयों और जड़ी बूटियों का व्यापार करता था। बंसीलाल ने अपनी जेब से कुछ मुट्ठी भर पैसे निकाले और हकीम को थमाते हुए नींद की गोलियां मांगी। हकीम ने उसकी ओर संदिग्ध नजरों से देखा, लेकिन पैसे की खनक ने उसकी जिज्ञासा को दबा दिया। उसने एक छोटी सी शीशी में सफेद गोलियां दी, जो किसी को भी गहरी नींद में सुला सकती थी। बंसीलाल ने शीशी को अपनी जेब में छिपाया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। पूरा दिन वह अपने खेत के किनारे बैठा उस बोतल के बारे में सोचता रहा। उसका दिमाग उन तमाम इच्छाओं से भरा था जो वह सायरा से पूरी करवाना चाहता था। धन, वैभव और गांव की हर खूबसूरत लड़की पर उसका वश। उसकी आंखें लालच और खौफ के बीच झूल रही थीं। सायरा की नीली त्वचा और चमकती आंखों का ख्याल उसे डराता था, लेकिन उसका लालच उसे बार बार उकसा रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, बंसीलाल ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वह चुपके से फरिश के घर की ओर बढ़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं और चांद की मध्यम रोशनी उसकी साजिश को और गहरा कर रही थी। फरिश का घर गांव के कोने में था, जहां रात की सन्नाटे में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। बंसीलाल ने चुपके से घर के दरवाजे तक पहुंचा और देखा कि किवाड़ पर कड़ी लगी थी। फरिश घर पर नहीं था। यह बंसीलाल के लिए सुनहरा मौका था। उसने धीरे से कड़ी खोली और घर के अंदर दाखिल हो गया। उसकी नजरें चारों ओर घूमी, लेकिन उसे वह सुनहरी बोतल कहीं नहीं दिखी। उसने मेज, अलमारी और यहां तक कि रसोई की खोजबीन की, लेकिन बोतल का कोई अता पता नहीं था। निराशा और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से नींद की गोलियां निकाली और रसोई में रखे पानी के घड़े में सारी गोलियां डाल दी। पानी में गोलियां घुल गईं और उसने एक चालाक मुस्कान के साथ घर से निकल लिया। रात के समय जब चांद नीमगांव के खेतों पर अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था, फरिश अपने खेत से थका हारा घर लौटा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था। उसने अपनी जेब से सुनहरी बोतल निकाली और उसे रगड़ा। धुंधला धुआं हवा में तैरता हुआ सायरा की आकृति में बदल गया। सायरा का चेहरा आज रात और भी रहस्यमय लग रहा था। उसकी नीली त्वचा चांद की रोशनी में चमक रही थी और उसकी आंखें फरिश के चेहरे पर टिकी थीं। फरिश ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे भूख लगी है। सायरा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और मेज पर स्वादिष्ट खाना सज गया। गर्मा गर्म रोटियां, दाल और मिठाई की खुशबू कमरे में फैल गई। दोनों मेज पर बैठ गए। फरिश ने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट में पूरा पानी पी लिया। सायरा ने भी थोड़ा खाना लिया, लेकिन उसकी नजरें फरिश पर टिकी थीं। दोनों हंसते बात करते हुए खाना खा रहे थे और कमरे में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। फरिश ने सायरा से पूछा कि क्या वह कभी आजाद होना चाहेगी। सायरा की आंखों में एक पल के लिए उदासी तैर गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अब फरिश के साथ खुश है। बातें करते करते फरिश को नींद की झपकी आने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह मेज पर ही सिर टिकाकर सो गया। सायरा ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई। वह धुंध में बदलकर बोतल में समा गई। बाहर खिड़की के पास छिपा बंसीलाल सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें लालच और डर से चमक रही थीं। जब उसने देखा कि फरिश गहरी नींद में है और सायरा बोतल में वापस जा चुकी है, उसने मौके का फायदा उठाया। वह चुपके से घर में दाखिल हुआ। उसने फरिश को हिलाकर देखा,
लेकिन फरिश गहरी नींद में था, जैसे कोई मृत शरीर। बंसीलाल की हिम्मत बढ़ गई। उसने मेज पर रखी सुनहरी बोतल उठा ली। उसकी उंगलियां बोतल की ठंडी सतह पर कांप रही थीं। उसने बोतल को रगड़ा और धुंध हवा में तैरता हुआ सायरा की आकृति में बदल गया। सायरा ने जैसे ही बंसीलाल को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने फरिश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। बंसीलाल ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा कि अब सायरा उसकी गुलाम है और उसे उसकी हर बात माननी होगी। उसने हुक्म दिया कि सायरा फरिश को जान से मार दे। सायरा का चेहरा गुस्से से थर्रा उठा। उसकी नीली त्वचा आग की तरह दहक रही थी और उसकी आंखों में बिजलियां चमक रही थीं। उसने एक जोरदार तमाचा बंसीलाल के चेहरे पर मारा और वह उछलकर घर के बाहर कीचड़ में जा गिरा। सायरा हवा में तैरती हुई बाहर आई। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। बंसीलाल डर से कांप रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि सायरा कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो उसे पल में नेस्त नाबूद कर सकती थी। दरअसल फरिश की तीसरी इच्छा ने सायरा को हमेशा के लिए उसका गुलाम बना दिया था। बोतल अब सिर्फ सायरा का घर थी, लेकिन उसकी वफादारी केवल फरिश के प्रति थी। चाहे कोई भी बोतल को रगड़े, सायरा अब सिर्फ फरिश की बात मानती थी। बंसीलाल यह बात नहीं जानता था और उसकी यह गलती उसे भारी पड़ने वाली थी। वह डर के मारे चीखता हुआ भागा और इतनी तेजी से भागा कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सायरा ने उसका पीछा नहीं किया। वह वापस घर लौटी और फरिश को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में था। सायरा ने फरिश को बिस्तर पर लिटाया। उसकी नजरें फरिश के मासूम चेहरे पर टिकी थीं। उसने पानी का गिलास उठाया और सूंघा। उसमें नींद की गोलियों की अजीब सी गंध थी। सायरा समझ गई कि बंसीलाल ने फरिश को बेहोश करने की साजिश रची थी। वह अपनी शक्तियों से फरिश को तुरंत जगा सकती थी, लेकिन उसे फरिश का सोटा हुआ चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि उसने उसे सोने दिया। वह धीरे से फरिश के बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें फरिश के चेहरे पर टिकी थीं। चांद की रोशनी कमरे में छन कर आ रही थी और सायरा की नीली त्वचा उस रोशनी में और चमक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हजारों सालों से बोतल में कैद थी, लेकिन पहली बार उसे किसी के प्रति इतना गहरा लगाव महसूस हो रहा था। फरिश की मासूमियत, उसकी हंसी और उसका भरोसा सायरा के दिल को छू गया था। वह धीरे से फरिश के करीब आई। उसकी उंगलियां फरिश के गालों पर फिरी। उसने फरिश के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फिर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह और करीब आई और अपने होंठ फरिश के होंठों पर रख दिए। यह चुंबन इतना गहरा और भावुक था कि सायरा की आंखें बंद हो गईं। उसकी नीली त्वचा गर्म हो रही थी और उसका दिल फरिश के लिए और तेजी से धड़क रहा था। सायरा ने फरिश के सीने पर अपना सिर रखा और उसकी सांसें फरिश की सांसों के साथ मिल रही थीं। वह फरिश के बालों में उंगलियां फिराने लगी और धीरे धीरे उसका रेशमी लिबास फरिश के शरीर को छूने लगा। उसने फरिश की बाहों को अपने हाथों में लिया और उसकी गर्मी को महसूस किया। यह पल सायरा के लिए अनमोल था। वह जानती थी कि फरिश अभी नींद में है, लेकिन उसका दिल फरिश के लिए उमड़ रहा था। उसने फरिश को एक बार फिर से गले लगाया और उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। आखिरकार वह धुंध में बदलकर बोतल में समा गई, लेकिन उसका दिल फरिश के पास ही रह गया। उधर रात के अंधेरे में बंसीलाल अपनी जान बचाकर भागा था। वह सीधे अपने खास तांत्रिक के पास पहुंचा, जिसे वह अपना गुरु मानता था। तांत्रिक एक डरावना शख्स था, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां थीं। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह हमेशा किसी रहस्य में डूबा हो। बंसीलाल ने उसे सारी बात बताई, फरिश की बोतल, सायरा की नीली त्वचा और उसकी जादुई शक्तियां। उसने बताया कि कैसे उसने बोतल चुराने की कोशिश की, लेकिन सायरा ने उसे तमाचा मारा और वह जान बचाकर भागा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और अपनी काली किताब खोली। उसने बताया कि सायरा कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि एक प्राचीन जिन्न है। उसने बंसीलाल को एक पुरानी कहानी सुनाई जो 8 साल पहले हरितवल्ली गांव में घटी थी। वहां एक 80 साल के बूढ़े बिलाल को भी ऐसी ही एक बोतल मिली थी, जिसमें एक जिन्न था। बिलाल ने उस जिन्न की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और गांव की कई लड़कियों के साथ गलत हरकतें की। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी बोतल का कोई अता पता नहीं चला। तांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने बंसीलाल को कहा कि अगर वह उस बोतल को ढूंढ ले तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। बंसीलाल का लालच फिर से जाग उठा। उसने तांत्रिक के पैर छुए
और हरितवल्ली गांव की ओर रवाना हो गया। रात के अंधेरे में वह बिलाल के पुराने खंडहर हो चुके घर में पहुंचा। घर में सन्नाटा पसरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। बंसीलाल ने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह बाहर निकला। तभी उसकी नजर मिट्टी के एक टीले पर पड़ी। उसने फावड़ा लिया और मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक चमकदार बोतल मिली जो सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। बंसीलाल की आंखें लालच से चमक उठीं। वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। बंसीलाल ने बोतल को रगड़ा और एक विशाल जिन्न बाहर निकला। उसका शरीर धुंध की तरह था और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ खिसक रहे हों। जिन्न ने कहा कि वह बंसीलाल की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। बंसीलाल का दिमाग लालच से भरा था। उसने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी, गांव की सारी खूबसूरत लड़कियां उसके प्यार में पागल हो जाएं। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाई और धुंध में गायब हो गया। बंसीलाल ने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे लगा कि जिन्न ने उसे ठग लिया है। वह गुस्से में बोतल को फिर से रगड़ने वाला था। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। बंसीलाल ने दरवाजा खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। 4 खूबसूरत लड़कियां रात के अंधेरे में उसके सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी जादू के वश में हों। वे बिना कुछ कहे घर में दाखिल हुईं और दरवाजा बंद कर लिया। एक लड़की ने बंसीलाल का हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसकी कमीज उतार दी, तीसरी ने उसके गालों को सहलाया और चौथी ने उसे अपने होंठों से चूम लिया। बंसीलाल का दिमाग चक्कर खाने लगा। लड़कियों ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और रात का अंधेरा उनकी हरकतों से और गहरा हो गया। एक लड़की ने उसके सीने पर अपनी उंगलियां फिराईं, दूसरी ने उसके कंधों को सहलाया और तीसरी ने उसके गले को चूमा। चौथी लड़की ने उसके शरीर को अपने शरीर से ढक लिया और कमरे में एक उन्माद भरा माहौल बन गया। बंसीलाल इस सुख में डूब गया और उसका लालच और बढ़ गया। सुबह होने पर चारों लड़कियां गायब हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें कुछ याद नहीं था और बंसीलाल यह देखकर और पागल हो गया। उसका मन अब और खतरनाक हो गया था। उसने ठान लिया कि वह फरिश को मार डालेगा और सायरा को अपनी गुलाम बनाएगा। अगली सुबह जब फरिश की नींद खुली, उसका सिर भारी था। उसने अपने चारों ओर देखा। घर का सामान बिखरा हुआ था और मेज पर पानी का गिलास उलट गया था। उसे डर लगा कि कहीं सायरा को कुछ हो न गया हो। उसने जल्दी से बोतल उठाई और रगड़ा। सायरा बाहर आई और उसने रात की सारी घटना बताई। कैसे बंसीलाल ने पानी में नींद की गोलियां मिलाई और कैसे उसने बोतल चुराने की कोशिश की। फरिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सायरा से पूछा कि वह आदमी कैसा दिखता था। सायरा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और हवा में बंसीलाल की तस्वीर उभर आई। फरिश ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह गांव का सबसे खतरनाक आदमी बंसीलाल था। फरिश का दिल डर और गुस्से से कांप रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर बंसीलाल को सायरा के बारे में पता चल गया तो गांव में आफत मच जाएगी। उसने सायरा को कहा कि बंसीलाल को हर हाल में पकड़ना होगा, वरना वह सायरा को छीन सकता है। दोनों ने बिना देर किए बंसीलाल के घर की ओर रुख किया। फरिश को उसका घर पता था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि घर पर ताला लगा था। सायरा ने अपनी शक्तियों से ताला तोड़ा और दोनों अंदर दाखिल हुए। घर में अंधेरा था और दीवारों पर धूल जमी थी। उन्होंने बंसीलाल की डायरी पाई, जिसमें उसने फरिश को मारने और सायरा को कैद करने की योजना लिखी थी। फरिश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठान लिया कि वह बंसीलाल को ढूंढ निकालेगा और अगर जरूरत पड़ी तो सायरा की शक्तियों से उसे सबक सिखाएगा। बंसीलाल अब एक नई बोतल और एक नए जिन्न के साथ और खतरनाक हो गया था। उसका अगला निशाना फरिश को मारना और सायरा को अपनी गुलाम बनाना था। लेकिन फरिश और सायरा भी अब बंसीलाल की साजिश से वाकिफ हो चुके थे। क्या बंसीलाल अपनी नई शक्ति से सायरा को कैद कर पाएगा? क्या फरिश सायरा को हमेशा के लिए खो देगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 4 का। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वही अपना सीताराम उमरवाड़ पुरावदा वाले चेहरे देसी बीट रिकॉर्ड्स एसबी ब्रदर्स निवाई वाले चेहरे
एसपी ब्रदर्स निभाई डायरेक्टर भरत सिंह गुज्जर सहा हेरे यो तो बखोरे दियो रे भगवान माजीड़ा मन छोड़ गया यो तो बखोरे दियो रे दीनानाथ माजीड़ा मन छोड़ गया हेरे यो तो बखो तो दियो रे दीनानाथ माजीड़ा मन छोड़ गया यो तो बखोरे दियो रे दीनानाथ माजीड़ा मन रे छोड़ गया देवा जोड़्या माए देवा जोड़्या माए आधार कह ठाणे तोने याद कर देवा माला शेरी आधार साठूर तोने याद कर आजा मारे नारायण और यो तो बखोरे दियो रे भगवान माजीड़ा मन छोड़ गया रे यो तो बखोरे दियो रे भगवान माजीड़ा मन रे छोड़ गया सिंगर वही अपना सीताराम उमरवाड़ कुरावदा वाले चरे देसी बीट रिकॉर्ड्स एसबी ब्रदर्स निभाई वाले चरे